Hello friends, welcome back once again. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Uthan the Rising. पिछले 5-6 सेशन से लगातार मैं आपसे एक चीज़ चर्चा करते आ रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन ओमिट हो जाता है, जीरो हो जाता है, गायब हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को जीरो किया जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए, आपको समझाने की कोशिश भी की, हो सकता आपने समझ भी लिया हो, लेकिन मुझे लगा कि इस बात की चर्चा अलग से होनी चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन को ज़ीरो क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो कब किया जाता है शायद ये आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं, जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तब किया जाता है ना। लेकिन क्यों किया जाता है, आखिर जीरो करने की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ये चर्चा आपसे होनी जरूरी है। आइए देखिए जरा, जीरो रिलेटिव। अब ये जो जीरो रिलेटिव है, ठीक है, या इसको आप जीरो रिलेटिव, ठीक ना, तो इसको आप ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ओमिशन ऑफ रिलेटिव, उसको हटाना, ओमिट से, ओमिट वर्ब है, उसका नाउन हो गया ओमिशन। तो ओमिशन ऑफ रिलेटिव या जीरो रिलेटिव, उसको हटाना। सवाल उठता है कि हम क्यों हटाते हैं, होता क्या है। जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि द बुक दैट यू गेव मी इज लॉस्ट। जो किताब आपने मुझे दी वह खो गई। देखिए यहाँ पे दैट आया, अभी दैट ऑब्जेक्ट है, पता चल रहा है किससे, इस यू से। जब भी इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसको गायब करके, इसको हटा के, जीरो करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि द बुक यू गेव मी इज लॉस्ट। जो किताब आपने मुझे दी वो खो गई। देखिए यहाँ पे जो दैट था वो हट गया, वो गायब हो गया, जीरो हो गया, ओमिट हो गया। इस घटना को ही जीरो रिलेटिव कहा जाता है ग्रामर की भाषा में। और आप इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस को जीरो करके, उन्हें हटा करके लिख सकते हैं। धड़ल्ले से ये ग्रामेटिकली भी शुद्ध है, प्रयोग के दृष्टिकोण से भी शुद्ध है और ग्रामर के दृष्टिकोण से भी शुद्ध है, ठीक है। तो ये तो आप जान गए कि जीरो रिलेटिव है क्या। अब सवाल उठता है कि क्यों इसे जीरो क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सीधी सी बात है, पिछली कक्षाओं में, पिछले सेशंस में हम चर्चा कर चुके हैं कि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, लेकिन आजकल हु का प्रयोग ही धड़ल्ले से होने लगा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में। तो कभी कभी आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में होते हैं, डाउटफुल होते हैं कि मैं हु का प्रयोग करूं कि हुम का प्रयोग करूं कि दैट का प्रयोग करूं। ये भी चर्चा हो चुकी है कि हु हुम दोनों के बदले दैट आ सकता है। एक बात हो कि जब प्रेपोजिशंस के साथ ही आते हैं, टू के साथ, फॉर के साथ, बाय के साथ, तो फिर वहाँ पे हुम ही होता है, हु नहीं होता है। और विच का ऑब्जेक्ट तो विच ही होता है, व्हाट का ऑब्जेक्ट तो व्हाट ही होता है, दैट का ऑब्जेक्ट तो दैट ही होता है। इन परिस्थितियों में कभी कभी आप उलझ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इसको रखें तो कहाँ रखें, प्रेपोजिशन कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें। इन सभी आफतों से बचने के लिए, खासकर हु हुम के बीच के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह एक उपाय बताया गया, यह एक तरीका बताया गया कि जहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, चाहे किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और चाहे कि किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, आप उसे ओमिट कर दीजिए। क्योंकि प्रेपोजिशन को हम कभी पहले रखते हैं, कभी बाद में रखते हैं, तो उस अवस्था में कन्फ्यूजन होता है। इसको ऐसे नहीं, उदाहरण समझिए तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए जरा, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ
और देखिए मैं कैसे उसको ओमिट करता हूँ। खासकर ये परेशानी तब बढ़ जाती है जब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। आप देखिए जरा, जैसे आपने कहा कि द बॉय whom you teach is my friend। देखिए जरा, अब ये वाक्य है, जिस लड़के को तुम पढ़ाते हो या आप पढ़ाते हैं वह मेरा मित्र है। यहाँ पर देखिए ये whom ऑब्जेक्ट में है, ठीक। लेकिन आजकल whom का प्रयोग शायद ही देखने को मिलता है, खासकर बोलचाल में तो लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में तो whom का प्रयोग लोग करना ही पसंद नहीं करते। तो ये करेक्ट है। लेकिन इसी बात को कोई महोदय या महोदया कोई भी कह सकता है कि द बॉय हु यू टीच इज माई फ्रेंड। अब देखिए आपके सामने, अब यहां पर whom और who दोनों एक ही हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो जो जानते हैं वो तो ठीक है, आप उलझ कर जाते हैं कि आखिर who तो सब्जेक्ट है, यहाँ कैसे आ गया। तो इसी whom के बदले who आया, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। पहचान कैसे होगी इसके ठीक बाद देखिए प्रोनाउन you आया है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो करेक्ट दोनों हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये फॉर्मल है बल्कि शुद्ध इंग्लिश है और ये इनफॉर्मल है, कोलॉकियल है, बातचीत में इसका प्रयोग खूब होता है। अब whom की who इसको लेके आप कंफ्यूज हो, इससे बेहतर है कि फिर वो बात बताई गई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जीरो रिलेटिव। लोगों ने कहा कि इसको जीरो कर दो, इसको हटा दो, रखो ही मत, बवाल ही खत्म। तो आप इसको सीधे लिख दीजिए, द बॉय यू टीच इज माई फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी घटना को जीरो रिलेटिव या ओमिशन ऑफ रिलेटिव कहा जाता है। आप तीनों वाक्य शुद्ध हैं, जिसमें से ये और ये फॉर्मल हैं और ये इनफॉर्मल है। लोग यहाँ पर हु का प्रयोग भी करते हैं। बहुत से सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में से पूछे गए हैं। आप वहाँ पे हुम लिखा है और कहता है कि हु, क्वेश्चन बैंक्स में कभी कभी व्याख्या भी अजीबोगरीब की गई है कि यहाँ हु होना चाहिए। यहाँ पे हुम लिखना गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर आजकल लोग हु का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हुम की जगह हु लिख सकते हैं और चाहें तो इन दोनों को हटा करके सीधे सीधे लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, द बॉय दैट यू टीच। एक और उपाय है कि आप जीरो करने के बजाय न हु लिखें न हुम लिखें, आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि द बॉय दैट यू टीच इज माई फ्रेंड। ये चर्चा मैं कर चुका हूँ कि यहाँ पर इसके बदले आप दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं लिखना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है, 3-4 बार पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये मामला थोड़ा और जटिल हो जाता है जब ये प्रोनाउंस किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट व्हाट हो सकता है, विच हो सकता है, हु हो सकता है। दैट कभी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। तो जब ये प्रेपोजिशन के साथ आते हैं तब क्या होता है कि फिर प्रेपोजिशन को भी लोग आजकल शुरू में लिखना अच्छा नहीं मानते, तो आजकल लोग उसको भी हटा करके सेंटेंस में बाद में लिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं। तो फिर आप उलझते हैं कि यहाँ पर मामला क्या है। जा देखिएगा, जैसे कि द मैन to whom she was talking is a doctor। देखिए, जिस व्यक्ति से वह बातें कर रही थी या बतिया रही थी वह एक डॉक्टर है, ठीक। यहाँ पर देखिए टू whom। अब ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश है, ऐसे ही लिखा जाता है। प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय whom नॉट who। आप यहाँ who नहीं लिख सकते अब। लेकिन अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि आप इस प्रेपोजिशन को यहाँ से हटा करके लिखिए,
ठीक है। तो अब इसको, इस वाक्य को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन हु शी वॉज टॉकिंग टू इज, आगे वही होगा, देख लीजिएगा। अब देखिए, इसको लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे कि द मैन दैट शी वॉज टॉकिंग टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज टॉकिंग टू इज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप जरा, अब कंफ्यूजन क्रिएट होता चला जाएगा कि यहाँ पे whom भी हो सकता है, यहाँ पे who भी हो सकता है, यहाँ पे that भी हो सकता है, ये to पहले भी आ सकता है, ये to बाद में भी जा सकता है। अब इतनी सारी जो जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इन सब से बचने के लिए ये बताया गया कि ना आप टू whom का प्रयोग करो, ना who का प्रयोग करो, ना that का प्रयोग करो। सीधे सीधे इस प्रोनाउन को जीरो करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साहब, द मैन शी was talking to is my friend। ये देखिए, अब ये सब के सब करेक्ट हैं, ठीक, लेकिन इसमें सबसे फॉर्मल ये है, इसके बाद ये है, और ये दोनों इसके बदले आ सकते हैं। आपको इस तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं कि यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया हो, तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, वो करेक्ट है, क्योंकि आगे टू लगा हुआ है। जब आप टू को पीछे ले जाएंगे तो जो whom होगा वो अपने आप who हो जाएगा। इस तरह से आप सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोनाउन को जीरो कर सकते हैं। ये बात सब पे लागू होती है, बाई विच आ जाए, फॉर विच आ जाए, या फॉर व्हाट आ जाए, ऑफ व्हाट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप प्रेपोजिशन को बाद में करके लिख सकते हैं। और चाहें तो यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन को ज़ीरो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी अवस्था में आप इस प्रेपोजिशन को जीरो नहीं कर सकते, आप इस प्रेपोजिशन को जीरो नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन कभी जीरो नहीं होता है, जीरो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जहाँ आपने प्रेपोजिशन को जीरो किया तो फिर आप अपना नंबर खो देंगे। जरा देखिएगा, एक एग्जांपल और लीजिए तो बात शायद आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज द book about which I was telling you। यही वो पुस्तक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। देखो यहाँ पे क्या है, about which। अब आप इसको चाहें तो प्रेपोजिशन को बाद में जाकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द बुक, ठीक है। अब यहां पे देखिए, विच आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। ठीक है, अब देखिए प्रेपोजिशन कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, यहां आ गया। दिस इज द बुक विच आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द बुक दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। आप यहाँ पे दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को लेकर के यदि आपके मन में कन्फ्यूज़न है, संदेह है, देखिएगा ज़रा, तो आप सीधे सीधे आप रिलेटिव प्रोनाउन को जीरो करके स्पष्ट लिख सकते हैं कि दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। ये देखिए जीरो हो गया।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 करेक्ट सभी हैं, लेकिन मामला फॉर्मल इनफॉर्मल का है। इन चारों में ये और जीरो रिलेटिव वाला मामला बेस्ट है, बाकी भी बोलचाल में इनफॉर्मली प्रयोग किए जाते हैं। आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं, बस एक शर्त है कि आप प्रेपोजिशन को जीरो मत करिएगा। आप किसी भी कीमत पर ऐसा वाक्य मत लिखिएगा कि दिस इज द बुक आई वॉज टेलिंग यू। अगर आपने ऐसा सेंटेंस लिखा तो ये रॉन्ग है, गलत है। क्या गलती है? इसमें से जो प्रेपोजिशन है वो मिसिंग है। बिना प्रेपोजिशन के आप लिखेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं, जानी बात को संभालिएगा। तो ये जीरो रिलेटिव कब होता है? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप रिलेटिव को जीरो तभी करेंगे जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। आप जब इसको सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो जीरो नहीं किया जाता। ये बार बार लगातार मैंने पिछले सेशंस में आपसे कहा है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर आप चाहें तो सब्जेक्ट को भी जीरो कर सकते हैं। ऐसा लिखा जाता है कब? जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब वी प्लस एडजेक्टिव आया हो। रिलेटिव प्लस वर्ब वी, जब मैं बी कह रहा हूं तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। और इसके बाद कोई एडजेक्टिव आया हो। अगर ऐसी अवस्था है तो आप चाहें तो इस रिलेटिव प्लस बी को, रिलेटिव प्लस बी को, ये जो रिलेटिव प्लस बी है ये ओमिट किया जा सकता है। इसे हम ओमिट कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाता है। आप इसको हटा करके भी लिख सकते हैं, सेंटेंस सही हो सकता है। ठीक ना? देखिएगा जरा, जैसे द ओनली मैन who was present there was the teacher। देखिएगा, वहाँ उपस्थित जो लोग उपस्थित थे, एकमात्र व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित था वो शिक्षक महोदय थे और कोई नहीं था। देखिए जरा, यहाँ इसके बाद क्या आया? हु वॉज आया, इसके बाद क्या आया? ये एडजेक्टिव आया, प्रेजेंट एडजेक्टिव है। हु रिलेटिव आया, देखिए फॉर्मूले में, उसके बाद बी वर्ब वॉज आया, इसके बाद एडजेक्टिव प्रेजेंट आया। जब ऐसी अवस्था हो तो हम रिलेटिव प्लस बी को, ये रिलेटिव प्लस बी को हम ओमिट कर सकते हैं। और वो देखिएगा, अब तक आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को ओमिट कर रहे थे, अब मैं सब्जेक्ट ओमिट करने जा रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस ऐसी कंडीशन में ओमिट किया जाता है और खूब अच्छे से इसको बोला लिखा जाता है, परमिसिबल है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप भी लिख बोल सकते हैं, बिल्कुल ये व्याकरण सम्मत है, ग्रामेटिकल है। देखिए आप इसको कह सकते हैं, द ओनली मैन प्रेजेंट देयर was the teacher। ये देखिए बिल्कुल शुद्ध है। आप रिलेटिव को जीरो कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कब? जब ये कंडीशन हो कि रिलेटिव प्लस बी प्लस एडजेक्टिव हो। अब यहाँ जो जीरो हो रहा है वो सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट नहीं है। जबकि पिछले 3-4 सेशन से मैं चिल्ला के कहा हूँ कि सब्जेक्ट को हम ओमिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर किया गया है। ठीक ना? देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, ये संभालिएगा इसको, यहाँ कैसे रिलेटिव जीरो हुआ है इसका ध्यान रखिएगा। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए आप एक और एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पर रिलेटिव प्लस बी प्लस एडजेक्टिव आने के चलते उसको जीरो किया गया है। देखिए जैसे द डॉग हैज बिन ट्रेन्ड, the best
way that was possible. The dog has been trained the best way that was possible. मतलब कुत्ते को जो सबसे अच्छा तरीका था, जितना संभव था, जितना बेहतर हो सकता था, उतने बेहतर तरीके से ट्रेंड किया गया है। फिर देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे दैट आया रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद वॉज बी वर्ब आया, इसके बाद पॉसिबल एडजेक्टिव आया। तो आप इसे चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, फिर भी सेंटेंस के अर्थ और इसके व्याकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको सीधे लिख सकते हैं, द डॉग हैज बिन ट्रेन्ड द बेस्ट वे पॉसिबल। द बेस्ट वे पॉसिबल, ध्यान रखिएगा, द बेस्ट पॉसिबल वे मत कह दीजिएगा। सवाल पूछा जा चुका है, पलट के लिख देगा, आप फंस जाएंगे। मैंने क्या लिखा है, द बेस्ट वे पॉसिबल। आप इसको बेस्ट पॉसिबल वे मत कहिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, क्या किया गया, रिलेटिव प्लस बी वर्ब को गायब किया गया। रिलेटिव प्लस बी वर्ब को छिपाया जा सकता है, यद्यपि ये सब्जेक्ट है फिर भी इसको छिपा दिया गया। ऐसा कब होगा, जब रिलेटिव प्लस बी के बाद एडजेक्टिव आया होगा। यदि एडजेक्टिव नहीं होगा तो आप नहीं छिपाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को जीरो करने के तरीके आप देख रहे हैं। एक दो बातें इसी श्रृंखला में, इसी सेशन में मैं आपसे और करना चाहता हूँ, तब इस सेशन का अंत किया जाए। आप समझिए, बातें बहुत सी हैं, मैं लगातार आपसे ये बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य के साथ सीख लीजिए, काम आएगा। जो नहीं समझ में आए उसको आप बार बार पूछ सकते हैं। एक बात और, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं तो एंटीसीडेंट और रिलेटिव ऐसे आप लिखेंगे, ये करेक्ट है। यदि आपने एंटीसीडेंट प्लस कंजंक्शन प्लस रिलेटिव, अगर ऐसा कुछ लिखने का कोशिश आप कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में किसी अन्य कंजंक्शन को आप इंसर्ट नहीं करेंगे। आप अगर ऐसा करते हैं तो भयंकर भूल होगी, ब्लंडर होगा। देखिए, आप कहेंगे कि ऐसा देखिए, छोड़िए, नया एग्जाम्पल लीजिए। मोहन हु इज a doctor is a good man. मोहन हु इज अ डॉक्टर इज अ गुड मैन। ठीक ना, ये सही है कि मोहन सा डॉक्टर हैं और ये अच्छे इंसान हैं। ठीक है ना। अगर आपने ये कहा कि मोहन, ठीक है, इज अ डॉक्टर एंड हु इज अ गुड मैन, तो ये बहुत ही गंदा वाक्य है, बहुत ही गंदा वाक्य है। देखिए, आपने क्या किया, अजीबोगरीब वाक्य आपने बनाया। इस तरह के वाक्य आप नहीं बनाएंगे। या मोहन हु इज अ डॉक्टर एंड अ गुड मैन, ऐसा आप नहीं कहेंगे। आप रिलेटिव और एंटीसीडेंट के बीच में किसी कंजंक्शन को लेकर नहीं आएंगे। जब भी आप वाक्य लिखें तो आपको ध्यान रखना है कि इस एंटीसीडेंट और इस रिलेटिव के बीच में कोई अन्य कंजंक्शन नहीं आएगा। हाँ, अगर एक ही वाक्य में एक से अधिक रिलेटिव का प्रयोग किया जा रहा है, तब उन्हें जोड़ने के लिए आप एंड बट जैसे कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, वहाँ पर देखिए एंड आएगा और वो करेक्ट होगा। आप कहेंगे कि दिस इज अ बुक विच इज
good, and which everyone should read। अब देखिए, अब ये करेक्ट है। यहाँ भी देखिए रिलेटिव के पहले यहाँ पर एंड आया है, लेकिन ध्यान रखिए इस एंड के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया ना, यहाँ भी विच आया, यहाँ भी विच आया, इन दो अलग क्लॉज बन गए। अब देखिए यहाँ पे 3 क्लॉज हैं, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज। अब जब एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आएंगे तो उन्हें जोड़ने के लिए निश्चित रूप से हमें एंड या बट आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आप वाक्य में कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तो आप यहाँ पर फिर एंड से या बट से या किसी अन्य कंजंक्शन से जोड़ने की गलती नहीं करेंगे। संभालिएगा, एंटीसीडेंट और रिलेटिव के बीच में एंड बट जैसे शब्दों का प्रयोग करना गलत माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात और, इस सेशन की अंतिम बात, उसको जरा संभालिएगा। एक चीज़ और गलती होती है, हम कभी कभी एक ही वाक्य में जब हम रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर आते हैं तो एक ही सेंटेंस में हम 2 नॉमिनेटिव्स का प्रयोग कर देते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो इस गलती को रिडंडेंट प्रोनाउन की गलती कहा जाता है। आप देखिएगा जरा, जैसे मैं कहूँ कि मोहन हु इज अ टीचर, he is my cousin। अब देखिए, अब ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है? यहाँ पर 2 बार, देखिए 2 बार आपने एक ही व्यक्ति के लिए 2 बार नॉमिनेटिव का प्रयोग कर दिया है। आप जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो ही आया है इसका प्रयोग करना गलत है। इसे ग्रामर की भाषा में रिडंडेंट प्रोनाउन कहा जाता है, रिडंडेंट प्रोनाउन कहा जाता है। और इस तरह के सवाल बहुत बार आपसे पूछे गए हैं, कई बार आप क्वेश्चन बैंक जाके चेक करिए तो बार बार ये गलती आप कर बैठते हैं। क्योंकि इसके लिए एक बार सब्जेक्ट आ चुका, यही सब्जेक्ट उसका भी है, जो मोहन आप टीचर है वही मोहन आपका कज़न भी है, इसलिए 2 बार नॉमिनेटिव का प्रयोग करना, डबल नॉमिनेटिव का प्रयोग करना गलत है। इसे रिडंडेंट प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। इस सेंटेंस का सही रूप होगा कि मोहन हु इज़ अ टीचर is my cousin। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ये राइट सेंटेंस है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से इस सेशन में आपने जाना। आगे हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे, बाकी कुछ बातें जो बची हैं उनकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में होगी। थैंक यू।